हम लोग कल संगम युग संगम काल पढ़ रहे थे ना, संगम के बारे में। संगम मतलब होता है गोष्ठी या मिलन एक जगह आदमी बैठता है, उसको क्या बोलते हैं, संगठन होता है ना, बिल्कुल उसी तरह के संगम। तो तमिल कवि और जितने भी लिखने वाले थे, इसको सुनने वाले थे, सभी एक जगह बैठते थे, उसको कहा गया संगम काल। और संगम काल में हम किस तरफ के इतिहास को पढ़ते हैं, तो भारत के दक्षिण भारत के जो राजवंश है उसके इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं संगम काल में। तो बताया गया था कि संगम काल यथुपते और कौन कौन था, पदिनेन कलिकिंकु और इथुपथ, और बताया था ना पदिनेन। तो 3 प्रकार के डिवाइड किया गया था संगम साहित्य को। और बताया गया कि संगम कितने हुआ था, तो संगम जो था 3 गो हुआ था। फर्स्ट संगम कहाँ पर हुआ था, मदुरा। फर्स्ट संगम फर्स्ट के अध्यक्ष कौन थे बताओ, फर्स्ट संगम के अध्यक्ष कौन थे, क्या करता है घर पे जाकर, कौन रहे अध्यक्ष, फर्स्ट संगम का अध्यक्ष कौन थे, कौन थे बताओ तुम, अगस्त्य ऋषि। फर्स्ट संगम के जो अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। वहीं बोला जाएगा सेकेंड संगम के अध्यक्ष कौन बोले, तो अगस्त्य ऋषि ही। हटाओ इसको पहले, अगस्त्य ऋषि और तोल्कोपियम और बोला जाएगा कि तोल्कोपियर ने लिखा क्या है, तो तोल्कोपियम है क्या, तो तमिल व्याकरण। क्या है, तमिल व्याकरण। तो फर्स्ट के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि, सेकंड के भी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अगस्त्य ऋषि ही, लेकिन तोल्कोपियर भी हो जाएंगे। और तमिल में जो व्याकरण है लिखे हैं तोल्कोपियम, कौन लिखा है, तो तोल्कोपियर, ठीक है। और तीसरा संगम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो नकीरर, क्या है, नकीरर ऐसे कुछ करके हैं, ठीक ना। पहल का बताया जाता है कब हुआ था, तो पहल का कितना वर्ष पहले, 4440 साल पहले, 444 लगाना, 4040 साल पहले हुआ था पहला संगम। दूसरा की बात की जाए 3700 साल पहले, और तीसरा की बात की जाए तो 1850 साल पहले हुआ था। तीसरा के अध्यक्ष कौन थे, नकीरर, वही नकीरर। पहल का कहाँ हुआ था, तो मदुरा, पहल का मदुरा और अंतिम मदुरा। पहल का मदुरा, लास्ट वाला मदुरा। सेकंड था कपाटपुरम ना, कपाटपुरम, ठीक है। तो ये संगम था हमारा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं शिल्पाधिकारम, पढ़े थे एक। शिल्पाधिकारम क्या था, तो एक स्टोरी था, प्रेम कहानी, लव स्टोरी था, किसके किसके बीच, तो एक था कोवलन, उसकी जो पत्नी थी कणगी, और उसकी जो वो जिस नर्तकी के साथ देखता, जिस नर्तकी को पसंद करता था, जिस डांसर के डांस देखना चाहता था, वह कौन थी, माधवी। और ये कहानी बता दिया गया था कल। तो कोलन एक व्यापारी होता है, अब बताया गया था चोल का था वह, और पांडव में उसकी पत्नी कणगी जाकर श्राप दे देती है, राजा का पूरा सर्वनाश हो जाता है। तो ये हम लोगों का था। और बताया जाता है कि माधवी और कोलन की एक बेटी भी हुई थी, मणि मैकेले, पढ़ाया गया था ना। और उसका भी अफेयर था, उसका भी अफेयर किसके साथ था, राजकुमार उदय के साथ, राजकुमार उदय ना, उदय कुमार के साथ, मणि मैकेले के साथ था। और मणि मैकेले उदय कुमार के साथ जो लव स्टोरी होती है उसको बुक में लिखा गया है मणि मैकेले ही। और किसने लिखा है, शीतल सैतनार, ठीक है। तो इतना तक हम लोग का हो गया था ना, कोई दिक्कत। शिल्पाधिकारम किसने लिखा था, शिल्पाधिकारम पायलो का गीत इसे कहा जाता है, इलांगो ने लिखा था। कौन लिखा था, इलांगो ने लिखा था। चलिए, तो हम लोग इधर जीवक चिंतामणि कल बताया गया था। जीवक चिंतामणि भी संगम काल के बहुत बाद की रचना है। और किसने लिखा था, तिरुक देवर जीवक चिंतामणि ने लिखा था। और बताया जाता है कि ये जो था क्या था,
चोल का राजकुमार था। पांडव, चोल, चेर, चोल बताएगा था। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारा था, ये जो था केरल में कौन था? केरल में चेर आ जाता है। केरल में चेर, इसका सिंबल क्या था? तीर धनुष। फिर ये तमिलनाडु के ऊपरी वाला एरिया जो होता है चोल आ जाता है, इसका जो सिंबल होता है बाघ हो जाता है, बताया था। फिर ये वाला एरिया जो होता है हमारा हो जाता है पांडव, और पांडव की सिंबल हो जाता है मछली, ये सिंबल आता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में, इन्हीं तीनों जो राजवंश है इसी के बारे में संगम काल में बात किया जा रहा है। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, तिरुतक देवतक। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखो नाम थोड़ा अजीब अजीब है, याद रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड जो संगम हुआ था वह स्थान जो है पूरी तरीके से विलुप्त हो गया था समुद्र में। तीसरा का जो संगम हुआ था उसके ही कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमारा दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। आगे देखिए, सब इसमें बतले रही काल एगो राम का था, ठीक ना, इरामो ताराम। किसने लिखा था? बतले रामायण में एक होता है जो हाथा बढ़ाता है, क्या था वो? कबंध नहीं था, कहता क्या रामायण देखता है? हाथ जो रामायण में देखते हो ना, हाथ बढ़ा रहा था पकड़ने के लिए। अरे जिसका आंख नहीं था हाथ बहुत ज़्यादा बढ़ता था। रामायण निकल देख ले रे बानर, कबंध उसका नाम था, कबंध। इसे हाथ करता है, हाथ बढ़ाता है, और एक हाथ में पकड़ लेता है राम जी लक्ष्मण जी को, तो हाथ काट देते हैं इसका। तो कबंध नाम सुने होंगे। तो कंबन जो होता है, कंबन क्या करता है? इराम चरक, इराम क्या है? इराम अवतारम, राम अवतार होता है ना, तो इराम अवतारम की रचना करता है। और ये जो है राम जी की कहानियों से, इसमें राम जी की कहानियां हैं। नेक्स्ट, संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया। पीछे आप लोग पढ़े थे कि संगम साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था। संगम साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? पुथुपाती, इथोथैके, पदिनन कलंकी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं संगम साहित्य को अगर बात की जाए काव्य के, संगम साहित्य के काव्य के 2 श्रेणियों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो संगम साहित्य के जो काव्य है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक अकम और एक पूरम। कौन कौन? अकम और पूरम, याद रखिएगा, अकम और पूरम। अकम जो था इसमें देखिए, एक होता है हमारा अकम, एक होता है हमारा पूरम। अकम में लव स्टोरी था। अकम में क्या था आपका? लव स्टोरी, मतलब प्रेम प्रसंगों के बारे में जो कहानियां थी उसको लिखा गया था। किसमें? अक्कम में। और अगर युद्ध की बात आती है, युद्ध के बारे में, तो युद्ध के बारे में किसमें लिखा गया है? पूरम में। युद्ध के बारे में पूरम में, और अक्कम में क्या लिया गया है? प्रेम प्रसंग के बारे में। ये काव्य है, संगम साहित्य के जो काव्य है अक्कम पूरम। याद रखिए, संगम साहित्य के काव्य को कितने भागों में? 2 भागों में, अक्कम और पूरम। तो पूरम युद्ध, पूरम युद्ध, पूरा लड़ाई हो रहा है आदमी, एकदम पूरा जबरदस्त लड़ाई हो रहे हैं। तो पूरा से याद रखिएगा, पूरा पूरम, पूरम क्या था? युद्ध। पूरम क्या था? युद्ध। और अकम क्या हो जाएगा? प्रेम प्रसंग बोला। ठीक है, जैसे अभी पढ़े थे आप लोग पीछे, शिल्पाधिकारम प्रेम प्रसंग था, मणि मैकले क्या था? प्रेम प्रसंग। ये दोनों बुक किसमें आ जाएगा? हमारा अकम में। बतैले रहे कि संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेशों के 3 राज्यों के बारे में चर्चा मिलती है, चोल, चेर, पांड्य। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो राज्य था, अगर बात की जाए संगम काल में, संगम ये जो चल रहा है इसमें सबसे तीनों में सबसे शक्तिशाली बोला जाएगा, तो सबसे शक्तिशाली कौन हो जाएगा? सबसे शक्तिशाली हो जाएगा हमारा बाघ। सबसे शक्तिशाली बाघ नहीं होता है? और बाघ किसका सिंबल था? चोल के। तो सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन हो जाएगा इसमें? चोल। कौन हो जाएगा? चोल। और चोल का क्या था सिंबल? बाघ। बाघ सबसे शक्तिशाली होता ही है। तो याद रख लीजिएगा कि पूछेगा सबसे शक्तिशाली राजवंश संगम युग में
क्या बताइएगा? चोल। बाघ जाना है। सबसे शक्तिशाली बोलेगा तो कहाँ जाना है? बाघ। अब बाघ किसका था? चोल। चोल। चोर। चोर के बाघ ला खेल लेगा, बताएगा तो ना। तो चोल। कसम याद कर लिए। नेक्स्ट, संगम युग राज्यों में सबसे शक्तिशाली क्या था? चोल। यह पेनार तथा दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच स्थित था और इसका शक्तिशाली, चोल के बाद किया सबसे शक्तिशाली पावरफुल तो करिकाल। चोल के सबसे शक्तिशाली चोल के पावरफुल, ठीक ना। राजा की बात करिए करिकाल, क्या हो जाएगा? करिकाल। और रुद्रदामन प्रथम किसका था? सबसे शक्तिशाली राजा रुद्रदामन प्रथम शक के। रुद्रदामन प्रथम शक वंश का सबसे प्रतापी। कनिष्क किस वंश का? कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली कनिष्क। सब पढ़े और पीछे से रिवीजन करते रहो। तो चोल का पावरफुल राजा हो जाएगा करिकाल। काल है ये, करिकाल। करिकाल, ठीक है। नेक्स्ट, करिकल ब्राह्मण मतानुयायी था। ब्राह्मण लोग को आदर करने वाला ये था, ठीक ना। ब्राह्मण धर्म को मानता था ये। ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। बोला जाएगा कि कारिकल के द्वारा ही पुहार पतन होता है, बंदरगाह इसका निर्माण होता है। पुहार पतन का निर्माण कारिकल ही करवाता है। कारिकल पूछेगा किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से। चोल वंश का पूछेगा कि सिंबल क्या है? बाघ। सबसे शक्तिशाली संगम युग में कौन सा राजवंश? चोल। 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 सिंचाई करने के लिए इन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनवाया। कौन? कारिकल। कारिकल ही सिंचाई करने के लिए बांध बनवाता है, ठीक है, नहर का निर्माण करवाता है। क्या बोले छिती तिती खेले बड़ो। पेरुनानुपादे, देखिए पेरुनानुपादे यहाँ पर में कारिकल के संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया जाता है। संगीत में 7 गो स्वर होता है, 7 गो होता है वर्ड होता है ना, सा रे गा मा पा धा नि सा। तो ये जो बुक है पेरुनानुपादे में कारिकाल के संगीत को सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। मतलब म्यूजिक के अच्छे तरह ज्ञाता भी थे। कौन? कारिकल। संगम युग का दूसरा राज्य जो था चेरों का था। चोर, पहले चोल और फिर इसके बाद चेर। आधुनिक केरल अभी होता नहीं है। चेर कहाँ थे? केरल में। चेर केरल में था, तीर धनुष का सिंबल था। इसके कुछ प्रमुख राजा उदयनजिराल, नेंदुजिराल और सेनगुटवन। याद रखिएगा, नाम थोड़ा अजीब अजीब है। उदय जीरल, उदय जीरल हो जाएगा और नेंदु जीरल, नेंदु जीरल आदन और सेन गुटवन, सेन गुटवन, सेन गुटवन। उदय जीरल, नेंदु जीरल आदन और सेन गुटवन, ये हो जाते हैं हमारा चेर का प्रमुख राजा। चेर जो राजवंश है उनके क्या हो जाते हैं? राजा। और अगर चेर में बोलेगा, क्या बोलेगा? चेर में सबसे पावरफुल शक्तिशाली राजा कौन था? तो बताइएगा सेन गुटवन। क्या बोलिएगा? सेन गुटवन। कौन सा? सेन गुटवन। चोल में बोलेगा तो कारिकाल। सेन चोल में बोलेगा तो कारिकाल। सबसे शक्तिशाली राजवंश कारिकाल, चोल राजवंश, जिसमें कारिकाल जो था ज्यादा पावरफुल था, ठीक है। और चेर में बोलेगा तो सेन गुटवन। चलिए, सेन गुटवन जो होता है अधिराज की उपाधि धारण की। कौन सा? अधिराज। अधिराज की जो उपाधि धारण करता है कौन? तो बताइएगा चेर वंश के सेन गुटवन। चेर वंश के सेन गुटवन। और इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। कौन सा? पत्तिनी धर्म संप्रदाय स्टार्ट किया। पत्तिनी नामक धर्म संप्रदाय जो होता है कौन स्टार्ट करता है? सेन गुटवन। सेन गुटवन।
संगम युग का तीसरा राज्य पांडवों का था। संगम जो युग था इसका तीसरा राजवंश, पहले चोल, फिर चेर और फिर पांडव। पांचों पांडव ना, पांडव जो कावेरी के दक्षिणी में स्थित थे। कावेरी नदी देखे होंगे आप लोग, तो कावेरी नदी से दक्षिण में स्थित थे। वही बताया गया था ना पांडव कहाँ थे, नीचे की तरफ, चोल ऊपर, चेर, चेर चोल पांडव। मैप से दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, संगम युग का तीसरा कावेरी। अगर पांडवों की राजधानी पूछेगा तो मदुरा। पांडवों की राजधानी क्या थी? मदुरा। पांडवों की राजधानी मदुरा। पांडव राजाओं में नेंदुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। नेंदुजेलियन कौन था? नेंदुजेलियन। नेंदुजेलियन। और याद रखिएगा ये नेंदुजेलियन ही जो था, ये नेंदुजेलियन ही जो था, कोवलन को फांसी की सजा दिया था। कोवलन वही था, कौन? प्रेम प्रसंग वाला पहलवा लेके आया था, तो यही बोल रहा था कि मेरी रानी का ये पायल है, और उससे बिना तर्क वितर्क करे ही उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और कौन चढ़ाता है? नेंदुजेलियन, याद रखिएगा, नेंदुजेलियन। तो पांडव में आए थे, चोल का था वो, पांडव में आया था अपनी पत्नी को लेकर, सब नचनी उसके पैसा खा गई थी, तो कहाँ था? पांडव में। और पांडव का वहाँ पर राजा जो होता है नेंदुजेलियन। तो याद रखिएगा, अगर बोलेगा चेर का सबसे शक्तिशाली राजा, चेर का सबसे शक्तिशाली राजा, दिमाग इधर रखा जाए, पहले दिमाग इधर रखा जाए। बोलेगा चोल के तो कारिकाल, चोल के कारिकाल, चेर के सेनगुटवन, और बोला जाएगा पांडव के तो नंदुजेलियन। नंदुजेलियन, नंदुजेलियन होइल। चोल के कारिकाल, लास्ट में चोल, एकरो में ल लगल बा, कारिकाल, ल, ठीक है। चोल का कारिकाल, चोर का कारिकाल, चेर का सेनगुटवन, चेर का सेनगुटवन, और ये पांडव का नेंदुजेलियन। ये तो वही सब शक्तिशाली राजा रसम। अब इसी में बोल देगा नेंदुजीरियल, नेंदुजीरल है आदन, नेंदुजेलियन है। कंफ्यूज करेगा कि ये जो राजा है किस वंश से संबंधित है, समझे? ऐसे कंफ्यूज करेगा, पांचों को राजा के नाम दे देगा, मिलाने के लिए ये वंश दे देगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तीनों वंश लिख देगा, चोल, चेर, पांडव, और राजा के नाम दे देगा कि ये किस वंश से संबंधित है, ऐसे मिलान करके बताइए। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, तो इस तरीके से दिमाग को अपडेट रखिए आप लोग। तो उदयन जीराल हो गया, नेंदुजीराल हो गया, और सेनगुटवन ये किस से संबंधित है? चेर से। वहीं बोला जाएगा कारिकाल चोल से, और नेंदुजेलियन पांडव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? सेनगुटवन। अधिराज की उपाधि सेनगुटवन। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमाईचान। अमाईचान, अमाईचान जो है मंत्रियों को कहा जाता था, ठीक है। चलो रुको, थोड़ा मिटाओ तो पहले साफ साफ लिखा जाए, बाद में रिवीजन कर दिया जाएगा। संगम काल में अगर बात की जाए मंत्री के बारे में, कि मंत्री होता था सब काल में, तो इसमें मंत्री को क्या कहा जाता था? अमाईचान या अमाईचार। अमाईचान या अमाईचर, इसमें मंत्री को क्या बोला जाता था? याद रखिएगा, अमाईचान। अमाईचान या अमाईचार मंत्री को बुलाया जाता था संगम युग में, ठीक है। आगे देखिए, राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवो कहा जाता था। राज्यसभा को क्या कहा जाता था? नालवो, ठीक है, याद रखिए। एक राज्यसभा होती थी जिसको नालवो कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय में मनोरम कहा जाता था। देखिए, राजा जो होता था देश का प्रधान न्यायाधीश होता था। मतलब अगर चोरी करके आए तुम, अब मैं संगम काल का राजा हूँ, तो तुम्हें बोलूँगा कि इसे गर्म तेल से नहवाओ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? सजा सुना रहा हूँ इसको,
तो राजा तो मैं ही हूँ, उसके बाद न्यायाधीश भी मैं ही हूँ, ठीक ना। मैं फैसला भी करता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए अगर कोई अपराध किए हो तो, ठीक है। तो संगम युग में क्या था, राजा ही क्या था, न्यायाधीश था। देश का प्रधान न्यायाधीश तो था, सभी मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत कौन होता था, राजा। और राजा के न्यायालय को, राजा का जो न्यायालय होता था, एक एक वर्ड को इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कहा जाता था मनरम। मनरम क्या बोला जाता था, मनरम मतलब राजा के जीवन मन में रही वो कर सकेला, ऐसे याद रखिएगा, मनरम। तो राजा के न्यायालय को क्या बोला जाता था, मनरम। राजा के मन में जो चल रहा है वैसी सजा दे देगा, तो मनरम स्टार्ट है ना, मनरम। चलिए, चोरी तथा अविचार अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर कोई चोरी कर लेता था, मोटर चुरा ले लो, तो तारा के एक क्या लिए मृत्यु दंड, तुरंत क्या किया जाए, मृत्यु दिया जाए, तुरंत मृत्यु दिया जाएगा, मृत्यु दंड। झूठी अगर गवाही दे दी कि ना हम देखले रही ये चोरैला सा, अगर तार कोनो दुश्मन बा जाके बोल दिल हाँ हाँ हम देखले रही ये चोरैला सा, लेकिन बाद में अगर साबित हो गया कि झूठ बोल रहा था, तो उसकी जीभ उखाड़ दे दी जाती थी, उसकी जीभ क्या कर देती थी, जबान निकाल दिया जाता था। और आज के समय देखिए प्रधानमंत्री 15-15 लाख रुपये सबके खाते में जाएगा, एक भी लोग बेरोजगार नहीं होंगे। क्या किया जा रहा है, तो पहले ही वाला ठीक रहा मनो, क्या किया जाता था, जीभ निकाल दिया जाता था। अगर कोई अपराध करता था, झूठ बोलता था, गलत गवाही देता था, जबान खींच ले, जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों के रूप में अदा किया जाता था। जो भूमि का कर होता था, नगद और अनाज। भूमि का कर होता है ना, जैसे हम लोग टैक्स देते हैं, अभी जो पटाते हो ना खेत में, उसके लिए भी पैसा लगता है, देखे हो कभी, पनीवट बोलते हैं उसको, बहुत कम रुपया आता है लेकिन कटता है उसका। तो वहाँ पर भी ये भूमि के लिए टैक्स दिया जाता था। इतना आप खेती कर रहे हैं तो उसके लिए, जैसे दूसरा के लिए अगर खेती करते हैं ना, तो उसको कुछ रुपया देते हैं या धान देते हैं, बिल्कुल उसी तरह भी उस समय भी क्या किया जाता था, सभी किसानों से टैक्स लिया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था। छठा भाग में तो समझ में आता है ना, छवा भाग। जैसे 36 किलो हो गई चौथा हाल, तो 6 किलो जो हो जाएगा राजा को दिया जाएगा, राजा लेके जाएगा 1/6। कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल किया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क लिया जाता था। व्यापारी मतलब चेर के व्यापारी बा, चोल में जाइल चाहता, तो ए ऊपर से हो जाता नो, दूसरा राज्य में घूस रहा है ना, उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। अभी भी है ये, ठीक ना, अभी टूल टैक्स देखते हो ना, उसी तरह के। सेना चतुरंगणी होती थी। कैसी सेना होती थी, चतुरंगणी। चतुरंगणी का मतलब क्या होता है, तो पैदल एक सेना हो जाएगी, एक अश्व वाली हो जाएगी, एक गज। गज मतलब क्या होता है, गज मतलब हाथी होता है, का पहला सुन। अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब अश्वरोही, नहीं पढ़ा है साहब, कुछ नहीं होता पहले के। अश्व मतलब घोड़ा, गज मतलब हाथी, रथ देखे हो ना, और पैदल सिपाही। 4 प्रकार के, अश्व, गज, घोड़ा, हाथी। हाथी घोड़ा ही बोलता है ना, तो हाथी, घोड़ा और पैदल सिपाही और एगो रथ। चतुरांगणी सेना होती थी। कैसी सेना, चतुरांगणी, 4 प्रकार की। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। रामायण देखते हो ना, शुरुआत हो गई, महाभारत में स्टार्ट होता है तो वैसे मरता है शंख। तो चलिए लड़ाई स्टार्ट किया जाए। युद्ध भूमि में जो वीरगति सैनिक प्राप्त होता था, उसके लिए पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। जब युद्ध भूमि में कोई शहीद हो जाता था, उसको पत्थर की मूर्ति बनाया जाता था। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए बहुत सारी महिलाओं को तैनात करता था। देख रहे हैं ना महिलाओं का विकास किस तरफ हो रहा है। स्टार्टिंग में उन लोगों को पुराण नहीं सुनने दिया जा रहा था, फिर ऋग्वैदिक काल में देखे कि हम लोग उठना बैठना स्टार्ट कर दी पूजा पाठ में मर्दों के साथ। फिर देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के काल में कि उन लोगों को थोड़ा दबाकर रखा जाने लगा। और फिर अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग संगम काल में, तो उन लोगों को क्या किया जा रहा है, राजा जो है अपनी रक्षा में उसको चारों तरफ रख रहा है, ठीक है।
तो राजा अपने आवास की रक्षा के लिए क्या करता था, बहुत सारी महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल के समय में जानने के लिए, समय जानने के लिए संगम काल में जल की घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। कौन सी घड़ी? जल की घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था संगम काल में समय जानने के लिए। यहाँ पर तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय जो होता है सर्वप्रथम संगम काल में होता है। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय जो होता है किसमें? संगम काल में। अभी कौन राजा जो था ब्राह्मण धर्म अपनाया था? सतवाहन वंश में चली गई। अभी न पढ़े नहीं आ रहे ब्राह्मणों यहाँ पर संगम कार्यकाल न बनी रहेगी। कार्यकाल ब्राह्मणों का ये मतानुयायी था। अब ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया था कार्यकाल, जो चोल का शक्तिशाली राजा था कार्यकाल। ठीक है, तो यहाँ से तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में होता है। और जो क्या थी, सबसे प्रतिष्ठित वर्ग थी, सबसे अपर कास्ट थी यहाँ पर ब्राह्मण, और इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। अगर ब्राह्मण को कोई हत्या कर देता है तो क्या कर दिया है, बहुत बड़ा अपराध वो कर दिया है। ठीक है, और संगम काल के ब्राह्मण जो थे वह मांस मछली नहीं खाते थे, सूरा मतलब शराब नहीं पीते थे, बिल्कुल इसके उल्टा। मांस भी खाते थे वो लोग, शराब भी पीते थे, और फिर भी क्या थे वो लोग, अपर कास्ट और प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था उनको संगम काल में। ठीक है, ब्राह्मणों के पश्चात संगम युग में वेलार वर्ग आता है। सबसे प्रतिष्ठित वर्ग यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर ब्राह्मण। कौन आता है? ब्राह्मण। फिर इसके बाद आता है कौन सा? तो वेलार। ब्राह्मण के बाद कौन आता है? बिलार ना, वेलार। इसका मुख्य था कृषि। इसका काम क्या था अधिकतर? कृषि, खेती करना। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। और फिर एक होता था वेनिगर। क्या होता था? वेनिगर। ये जो होता था व्यापार वाला, जो व्यापार करता था उसको क्या बोलता था? वेनिगर। संगम साहित्य में दास प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता है। दास प्रथा समझ में आता है? जिसे आदमी और औरत की खरीद बिक्री, ये दास प्रथा होती थी। जिसे कुछ लोग जो है अटैक कर दिया इस पर, पूरा जीत लिया इस गांव को। अब इसके गांव में जितने भी लड़के लड़कियां हैं उसको कैद किया जाए, उसको ले जाया जाएगा, नाव में बैठा के दूसरे देश में ले जाके, और उसकी बोली लगाई जाती थी। 5 रुपया, 10 रुपया, ऐसे करके 1 लाख 2 लाख बोली लगा के, और जो आता था बोली लगा के जो आता था उसे खरीदता था और ले जाके अपना दास बनाता था। ये दास प्रथा था। ठीक ना, रुपया से खरीद के उसको ले जाके अपने घर पर जो जो करवाना होता था करवाता था। ये क्या कहलाता था? दास प्रथा। लेकिन संगम काल में दास प्रथा देखने को नहीं मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं। चलो आगे देखो। तुल्कापियम नामक कवि थे, तमिल व्याकरण रहे। तुल्कापियर जिसने लिखा था, और सेकेंड संगम काल के वो अध्यक्ष भी थे, अगस्त से सिमर गए थे। तो संगम काल में विवाह संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तुल्कापियम जो था, इसके रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, और इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार बताया गया है। विवाह कितने प्रकार? 8 को प्रकार। ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच का उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतृणीय कहा गया है। और एक पक्षीय प्रणय को कैकिने अनुचित पंक्ति को प्रेम देने की क्या है। संगम काल में चावल का मुख्य खदान पदार्थ, संगम काल में जो मुख्य खदान पदार्थ था खाए वाला क्या था? चावल। क्या था? चावल। इसे दूध में मिलाकर सांभर तैयार किया जाता था। सांभर खाए ना आप लोग? सांभर को कोई खिचड़ी टाइप का तैयार करता है, लेकिन यहाँ पर दूध में मिलाकर मीठा टाइप के भी कोई बना देता है। जैसे सांभर में अक्सर होता है कि सब्जी वब्जी मिला के, मसाला वसाला, हल्दी वल्दी मिला के बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो था संगम काल में दूध डाल के चावल में बनाया जाता था, जिसे खीर हो गया।
नर्तक नर्तकियों एवं गायकों के दल घूम घूम कर मनोरंजन किया करते थे और संगम साहित्य में इन्हें पाड़र या बिडेलियर कहा गया है। पाड़र, पाड़र, ठीक है, या विडेलियर। इस शब्द लिखा तो नहीं, सब याद रखेगा, वर्ड मीनिंग जैसे याद रखेगा पड़ी। विडेलियर घरवा देखता है सब। नृत्य करने वाले जो थे, डांस करने वाले, लोगों का मनोरंजन करने वाले, उनको पाडर या बिडेलियर कहा जाता था संगम काल में, ठीक है। तो तमिल साहित्य में मचेलियर और ओबेवियर, ये दो जो है कवित्री, कविता लिखने वाली महिला जो है, कौन सी, याद रखिएगा, मचेलियर। मचेलियर एक हो जाती है और एक हो जाती है ओबेवर। एक कौन होती है, ओबेयर, ओबेयर। ये जो दो कवित्री होती है, क्या होती है, कवित्री, मतलब कविता लिखने वाली, समाज पर कुछ टिप्पणियाँ करने वाली, ठीक ना। आज में सब खराब खराब, क्या हो गया रे, खराब खराब गीतगार हो गया है कि हई गाना हो गाना। पहले जो था, गीत से ही देश में क्रांति आती थी। बहुत सारे ऐसे गीत थे जिसके कारण ये देश आज़ाद होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं वो लोग। वैसा ऐसा गीत होता था जिसको गाकर लोग जो थे उनमें एक उत्साह उत्पन्न होता था, और उत्साह के कारण कोई भी सरकार कब्जे अगर कंट्रोल में की थी उसको हटाने के प्रयास किया जाता था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये दो कवित्री की चर्चा की गई है तमिल साहित्य में, ठीक ना, मचेलियर और ओबेवियर। जिससे ज्ञात होता था कि स्त्रियां यहाँ पर क्या थी, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सम्मान दिया गया था इस काल में, संगम काल में। ये भी ना पढ़े कि संगम काल जो था इसमें क्या थी, स्त्रियां। चलिए आगे देखिए। संगम काल में लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे, तो याद रखिएगा, कौआ को। कौआ को क्या करते थे ये लोग, शुभ मानते थे। कौआ अगर आकर बोलता है तो क्या बोलता है पहले, मामा वाला बने। तो कौआ बोलता है तो कोई अतिथि आने वाला है, मतलब शुभ पक्षी अगर बात की जाए, कौन हो जाएगा यहाँ पर, कौआ। कौन हो जाएगा, कौआ। कौआ जो अतिथियों के आगमन को सूचना देता था। कौवा को नाविक भी यूज कर रहा था, क्या कर रहा था, नाविक, नाव चलाने वाला, ताकि ये जो था सही डायरेक्शन देता था, दिशा दिखाता था। अब न सोनार और ये आ गया है, सोनार लोहार ना रहेगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार का फुल फॉर्म। डायरेक्शन बताता है नाव में, जहाज को। हई वाला सोनार ना सुना दे वाला। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। संगम काल में जो मर जाते थे उनके स्थानों पर क्या किया जाता था, पत्थर गाड़ दिया जाता था, ठीक है। इन्हें वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। समाधि पर पत्थर गाड़ दिया जाता था, उनको क्या बोला जाता था, वीरगल, वीरगल या वीर प्रस्तर। वीर प्रस्तर, वीरगल या वीर प्रस्तर किसको कराया जाता था, तो समाधि पर जो क्या करता था, पत्थर गाड़ा जाता था, उसको बोला जाता था वीरगल या वीर प्रस्तर, ठीक है। चलिए, इनकी पूजा भी होती थी। यह युद्ध में वीर गति के प्राप्त, जो वीर गति में प्राप्त होते थे सैनिक, उनके लिए वीरगल या वीर प्रस्तर, मतलब समाधि पर पत्थर गाड़ दिया जाता था, और उनको सम्मान देने के लिए ये किया जाता था। संगम काल में किसानों को वेलार, संगम काल में जो किसान अभी बोला नो, ब्राह्मण के बाद कौन आता है, वेलार। वेलार मतलब कृषि करने वाला, और कृषि कौन करता है, किसान। तो वेलार, अगर किसान की बात की जाए कि किसान को क्या कहा जाता था संगम काल में, तो वेलार।
वेलार। क्या कहा जाता था? वेलार। वेनिगर व्यापार करने वाला। पार्नर एवं विडेलियर नृत्य डांस करके लोगों का मनोरंजन करने वाला। वीरगल या वीर पुरुष समाधि पर जो पत्थर गड़ाया जाता था उसको बोला जाता था। याद रखिएगा, ठीक है। किस पक्षी को शुभ माना जाता था? कौआ को। वेलार तथा इनके प्रमुखों को वेलिड कहा जाता था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखिए। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। जो संगम साहित्य से हमें पता चलता है, मतलब निम्न वर्ग की, मतलब छोटी कास्ट की, ठीक ना, वो महिलाएं क्या करती थी? कृषि कार्य करती थी। क्या करती थी? कृषि कार्य। लेकिन महिलाओं को यहाँ पर सामान्य भी दिया गया है। अभी पढ़े ना आप लोग कि महिलाओं को क्या किया जाता था? अभी दो ये मचेलियर और अवियर, ये कवियत्री भी थी यहाँ पर, तो लिखने पढ़ने का इनको सब दिया गया छूट यहाँ पर संगम काल में ही, तभी ना कवित्री बनी। तो इन्हें कैडेसियर कहा जाता था। कैडेसियर, याद रखिएगा, कैडेसियर। कैडेसियर। कैडेसियर जो होता है, निम्न वर्ग की महिला होती है जो किसानी करती है। निम्न वर्ग की महिला जो क्या हो? किसान हो। ठीक है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का प्रमुख कारण था उनका सुव्यवस्थित वस्त्रोद्योग। अगर बताइए अभी संगम काल में सबसे अगर बात की जाए, अच्छा सबसे बात की जाए शक्तिशाली कौन राजवंश था? कौन था? चोल। दिमाग नहीं लगाया जा। चोल कौन था? चोल। वह क्यों इतना विकसित हुआ था? क्योंकि वस्त्र उद्योग हुआ था यहाँ पर, वस्त्रों का उद्योग कर रहा था वे लोग, कपड़ा उपड़ा का, ठीक ना। पांड्य राज्य में कोकई, सेलुईर एवं चेर राज्यों में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। पांड्य राज्य में कौन कौन सा? कोकोई, सालुईर। पांड्य राज्य में यहाँ पर बंदरगाह की बात की जाए तो पांड्य राज्य में कौन कौन सा हो जाता है? कोकोई, सालुयार। कोकरी, नाम इतना अजीब अजीब है। कोरकई और सालुईर। ये क्या होता है? पांड्य राज के बंदरगाह। समझ में आ रहा है? बंदरगाह। चेर में बंदर हो जाता है। बंदर, समझ में आ रहा? बंदर के बंदर ना बुझाई तो बंदर बंदरगाह कहाँ पर? चेर। र कनेक्ट करिएगा। अब पांड्य राज्य में कौन कौन था? कोकरी और सालियूर। ठीक है, ये बंदरगाह होता है। बंदरगाह मतलब समझ में आता है ना, वहाँ से समुद्र से जो व्यापार होता है, खड़ा की जाती थी समुद्र वाली व्यापारी नाव। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में अरुकमेडी चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। और चोल वंश की बात की जाए तो अरिकमेडू। और चोल की बात की जाए, चेर का क्या हो जाएगा? तो चेर का हो जाएगा हमारा, कौन हो जाएगा? चेर का बंदर। चेर का क्या होता है? बंदर। और चोल की बात की जाए, चोल राजवंश का कौन हो जाएगा? तो चोल राजवंश का कौन हो जाएगा? अरिकमेडू। अरिकमेडू, याद रखिएगा। अरिकमेडू चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। अरिकमेडू जो था, कहाँ के साथ व्यापार होता था? रोम। 1945 में यहाँ खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। यहाँ मनकों का निर्माण, अरिकमेडू को पेडोक कहा गया है। पेरीप्लस ऑफ द एरेथियन से पढ़ल बा नो, तो अरिकमेडू को पेडोक कहा गया है। क्या बोला गया है? पेडोक। अरे पेरीप्लस ऑफ द एरेथियन सी पता है ना बुक? पेरीप्लस ऑफ द एरेथियन सी पता नहीं चला है किसने लिखा है? तो इसमें अरिकमेडू को क्या बोला गया है? पेडोक। क्या बोला गया है? पेडोक। संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज को सीधे समुद्र में पार करने की विधि खोजी। कौन खोजा था? हिप्पोलस, मिस्र का नाविक था। हिप्पोलस कौन था? मिस्र का नाविक। और इसने ये खोज किया कि मानसून में हवाएं चलती है एक तरफ, जिससे गर्मी में देखे होंगे कि पछिया चलती है, चलो नो अधिकतर, तो मानसून ये हवाएं होती है।
सबका अलग अलग डायरेक्शन होता है, सबका अलग अलग समय होता है। तो इसके द्वारा जो होता है हिप्पोलस क्या करता है, इनकी खोज करता है और इसी के द्वारा समुद्र में जहाज उतार कर उसे व्यापार करने की खोज किया था सबसे पहले। तमिल देश का सबसे प्राचीन देवता की बात की जाए तो मुरुगन देवता, मुरुगन। तमिल की अगर बात की जाए प्राचीन देवता कौन हो जाएंगे तो मुरुगन, प्राचीन देवता मुरुगन, मुरुगन। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्य हो गया, मुरुगन। यहाँ पर देख लीजिए देवता की बात की जाए मुरुगन, मुरुगन देवता कौन हो जाएंगे मुरुगन। बाद में इनका नाम क्या होता है तो याद रखिएगा सुब्रहण्य, शुभ्र। बात कीजिए बाद में तो इनका नाम हो जाता है, कहाँ है रे, सुब्रहण्य नाम उछन उछन बानो याद है ना, सुब्रहण्य 20 साली बोलेगा परी, देखा तो ये घर है। और स्कंद कार्तिकेयन के साथ उसका हिंदू धर्म में देखें, स्कंद कार्तिकेयन के साथ उसका क्या हो जाता है स्थापित हो जाता है। और हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय जो होता है शिव पार्वती के पुत्र मानता है। कार्तिकेय नाम सुने होंगे ना, कार्तिकेय किनके पुत्र है, शिव के। तो जी इन्हीं को बुलाया जाता है। देवता की बात की जाए तमिल के प्राचीन देवता तो मुरुगन, मुरुगन का ही सुब्रहण्य, और सुब्रहण्य को ही बोला जाएगा कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेय। और कार्तिकेय कौन थे, शिव पार्वती जी के पुत्र स्कंद कार्तिकेय, इन्हीं को स्थापित कर दिया जाता है स्कंद कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय। और ये क्यों कौन हो जाते हैं, शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय, उन्हीं से स्थापित कर दिया जाता है इनको। स्कंद का एक नाम कुमार भी है, इन्हीं का नाम क्या है, एक कुमार। और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है कुमार। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा होता है, मुरुगन, मुर्गा। मुरुगन का सिंबल क्या होता है, मुर्गा। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, कंतारा मूवी देखे हैं, कंतारा, खाली भोजपुरी पवन सिंह देखबा निरहुआ के देखबा। तो इसमें दिखाया गया अच्छी तरीक़ा से मुरुगन को, ठीक ना, जो भगवान है मुरुगन, इनको अच्छी तरीक़े से दिखाया गया और इसी पर आधारित मूवी है कंतारा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है क्या, मुरुगन का प्रतीक होता है मुर्गा। तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। ये मुरुगन के विचार, मुरुगन जो देवता थे इनको बोला जाता था कि क्या करते थे, पर्वत पर पहाड़ों पर रहते थे और वहीं पर खेलने का लिए इन्हें कहा जाता था, प्रतीक माना जाता था, ठीक है। उसका अर्थ बरछा था, बरछा देखे हो ना, बरछा, बरछा उसे नहीं माना जाता है बरछा, तो इनका अर्थ क्या था, बरछा। कुरुवस नामक पर्वतीय जनजाति, कुरुवस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुरुवस जो है क्या है, कुरुवस ना, कुरुवस, कुरुवस, कुरुवस जो जनजाति है इनकी पत्नियां मानी जाती है। मुरुगन देवता की क्या मानी जाती है, पत्नियां मानी जाती हैं। कौन सी, कुरुगन जनजाति, कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति जो होती है, इनकी स्त्री को क्या माना जाता है, मुरुगन देवता के पत्नी, वाइफ, ठीक है, इनकी क्या माना जाता है, वाइफ। मुरुगन देवता के कुरुवस जनजाति की जितनी भी स्त्रियां इनको क्या माना जाता है, ये वाइफ है, इनकी पत्नी है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों के ज्ञात होता है। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्ति में विश्वास जताया गया है, इसे अनकु कहा गया है। अब एक में और एक वर्ड देखिए, अनकु। कौन सा वर्ड, अनकु। कौन सा वर्ड, अनकु। और अनकु किसके लिए किया जाता था, पवित्र, साहित्य में पवित्र और जादुई शक्ति के लिए। पवित्र हो गया पवित्र, या हो गया जादुई शक्ति, पवित्र हो गया या जादुई शक्ति हो गया, पवित्र हो गया चाहे जादुई शक्ति हो गया, उसके लिए कौन सा वर्ड किया जाता था यूज, अनकु। कौन सा, अनकु। तो ये हमारा संगम साहित्य जो होता है समाप्त होता है, यहीं पर हमारा संगम साहित्य समाप्त। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। स्टार्टिंग में तो हम देख लिए हैं संगम के बारे में। संगम मतलब होता है एक साथ बैठना, बहुत सारे लोगों को, जैसे कवि हो गया, लिखने वाले हो गए, सुनने वाले हो गए, और बाद में उनको प्रकाशित किया जाता था। संगम जो होता है 3 गो होता है। फर्स्ट का हुआ था, फर्स्ट जो होता है मदुरै में, लास्ट जो होता है मदुरै में। सेकेंड जो होता है कपाटपुरम, सेकेंड कपाटपुरम। फर्स्ट के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि,
सेकंड के भी अध्यक्ष होते हैं अगस्त ऋषि, लेकिन इसके शिष्य ये मर जाते हैं तो इनके शिष्य तुल्कापियर भी हो जाते हैं। तुल्कापियर नहीं, तुल्कापियम लिखा है। तुल्कापियम क्या है? तमिल ब्राह्मण है, तमिल व्याकरण, तमिल व्याकरण है। तिसरका के अध्यक्ष नकीरर हो जाएंगे, तिसरका के अध्यक्ष नकीरर हो जाएंगे। तो ये था हमारा संगम। और संगम काव्य को बोला गया, संगम साहित्य को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किया, इथुपति, पदिनन कलंकी और पुथुपति। पुथुपति, इथुपति याद रखिएगा, पदिनन कलंकी, 3 को साहित्य। और महाकाव्य की बात की जाए, तमिल महाकाव्य के, तो इसमें 2 भागों में, एक होता है अक्कम और एक भाग होता है पूरम। अक्कम में किसकी? तो प्यार की कहानियों का वर्णन किया गया है। प्यार की कहानियों का वर्णन किसमें किया गया है? अक्कम में। अक्कम में किया गया है लव के बारे में। जबकि पूरम में किस तरह की कहानी को रखा गया है? युद्ध, पूरा झगड़ा भैया बोलता है ना, पूरा एकदम लड़ाई हुई रहे। तो पूरा में किसको रखा गया है? युद्ध। युद्ध से जितने भी संबंधित है किसमें रखा गया है? पूरम में रखा गया है। अभी बताइए, चोल, चेर, पांडव, 3 राजवंश को पढ़ना है। संगम काल में हमें कितने राजवंश को? 3 राजवंश को पढ़ना है, चोल, चेर, पांडव। और मैप में 20 और बता दिया गया है, दिमाग में रख लीजिएगा। ये केरल वाला जो था हमारा चोर था, चेर था। क्या था? चेर था। ये हम तमिलनाडु दे देते हैं तो इसकी ऊपरी वाली जो होता है चोल होता है, और नीचे वाला जो एरिया है पांडव होता है। 3 गो इसका एरिया। चेर जो होता है केरल, केरल वाले को चेर, केरल वाले को चेर। तमिलनाडु के ऊपर वाला को चेल, चोल, और नीचे वाले को पांडव। चेर का बताया गया तीर धनुष होता है। चेर का क्या होता है? तीर धनुष। चेर का तीर धनुष, बोलो जल्दी, बोलो तो याद हुई। चेर का तीर धनुष, चोल का बाघ, चोल का बाघ, पांडव के मछली। पांडे जी मछली खाता है तो मछली हो जाएगा। और चोल क्या हो जाएगा? बाघ। चोर भागता बाघ लिखा जाएगा। चेर केरल, चेर केरल। अब ये बताया गया है कि चोल जो था सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली राजवंश था। अगर बात की जाए संगम काल में, संगम युग में सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन था? चोल। और चोल के बोला जाएगा सबसे पावरफुल राजा कौन था? तो कारिकाल। कारिकाल कौन था? कारिकाल, करिकाल, करिकाल क्या था? करिकाल। लास्ट में ल कनेक्ट कीजिएगा, लास्ट में ल। चोल का सबसे शक्तिशाली राजा बोलेगा कारिकाल। चेर का बोलेगा सबसे शक्तिशाली सेनगुटवन, चेर का सेनगुटवन, चेर का सेनगुटवन। पांडव का बोलेगा नेंडुजेलियन, पांडव के नेंडुजेलियन, नेंडुजेलियन। ठीक है। मंत्री बोलेगा तो मंत्री को क्या बोला जाता था? अमाईचान। मंत्री को क्या बोला जाता था? अमाईचान। वहीं राज्यसभा जो होता था यहाँ पर उसको क्या बोला जाता था? नालवो। राज्यसभा क्या बोला जाता था? नालवो। राज्यसभा को नालवो बोला जाता था संगम में। संगम में ही राजा के जो न्यायालय होता था उसको क्या बोलते थे? मंडरम। और राजा ही निर्णय करता था कि जो तुम किए हो पाप या जो अपराध, उसके लिए सजा क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करता था? राजा करता था। कौन करता था? दीवार फाड़ के बाहर निकल जीवे। राजा के न्यायालय को क्या बोला जाता था? मंडरम। राजा के न्यायालय को मंडरम कहा जाता था संगम युग में। अगर संगम युग की बात की जाए तो इनको ब्राह्मणों को क्या किया था? श्रेष्ठ रखा गया था। ब्राह्मण क्या थे? श्रेष्ठ थे। लेकिन ये ब्राह्मण थे जो सूरा, दारू भी पीते थे और मांस भी खाते थे। संगम काल में ब्राह्मण क्या करते थे? दारू भी पीते थे और मांस भी खाते थे। वेलार क्या थे? तो वेलार जो थे कृषि करने वाले लोगों को वेलार, मतलब किसान को क्या बोला जाता था? वेलार। और वेलन भी बोला जाता था, मतलब इनकी जो हेल्प करते थे वेलन होते थे। वेनिगर क्या होता था? व्यापार करने वाले को वेनिगर कहा जाता था। व्यापार करने वाले को क्या कहा जाता था? व्यापार करने वाले के क्या कहा जाता था संगम काल में? और कारिकाल कौन था? है ना चेहरा पे हमारा कारिकाल कौन था? थोड़ा 12 मिनट की एक लात में चली, बहुत नीचे चली, एक ही लात में। हाथना बोलत बोलत मुंह थक जाता है। वेनिगर कौन था? व्यापार करने वाले क्या बोलता था? वेनिगर। वेलार क्या था? कृषि करने वाले, किसान को। तो ब्राह्मण के बाद किसका था? वेलार का। ब्राह्मण के बाद स्थान किसका था? वेलार को, जो कृषि करते थे। पाणर या विडेलर, विडेलर, पाणर या विडेलियर किसको बोला था? तो नृत्य करके जो लोगों का मनोरंजन करते थे। पाडर या विडेलियर किसको बोलते थे? जो नृत्य करके लोगों का मनोरंजन करते थे। स्टार्टिंग में पहले काल पूछा मत, तब लतारा मत, तब आगे बढ़ाया जाएगा। वीरगल कौन थे? और वीर प्रस्तर। वीरगल और वीर प्रस्तर क्या थे? तो समाधियों पर लगाया जाता था एक पत्थर। जो सैनिक शहीद होते थे उनके समाधियों पर उनके सम्मान में एक पत्थर लगा दिया जाता था, जिसको बोलते थे वीरगल या वीर प्रस्तर। कैडेसियर कौन थे? तो निम्न वर्ग के किसान।
कैडेसीवर कौन थे? निम्न वर्ग के किसान, मतलब निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी, लोअर कास्ट की महिलाएं थी, वो किसानी करती थी और उनको क्या बोला जाता था? कैडेसीवर। लेकिन सभी महिलाएं जो थी इतनी काम करने वाली नहीं थी। यहाँ पर महिलाओं के बारे में मेचेलियर और ओबेवियर को दिखाया गया है। मेचेलियर एवं ओबेवियर यहाँ पर कवित्री थी, पोएट्री थी, लिखने वाली पोयम यहाँ पर। फिर आगे देखिए, कैडेसीवर निम्न वर्ग के किसान हो गया हमारा ये। पांडव राज्य की अगर बात की जाए, कौन कौन से बंदरगाह? बंदरगाह समझ में आता है ना, जहाँ से व्यापार होता है दूसरे देशों में समुद्र के द्वारा। तो कई हो जाएगा असल्यूर, कोरकई एवं सलूर, ये क्या हो जाएगा? पांड्य राज्य के बंदरगाह। वहीं बोला जाएगा चेर के तो बंदर, चेर बंदर याद हो गई, चेर बंदर, चेर करना भूलिए, चेर के बंदरगाह क्या था? बंदर। वहीं बोला जाएगा चोल के तो अरिकमेडू, अरिकमेडू, अरिकमेडू। रोम से व्यापार का यहाँ पर साक्ष्य मिला हुआ है कि यहाँ से क्या होता था? इटली, वहीं रोम से व्यापार होता था। पेडोक बोला गया है, कौन सा है? पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी बुक जो है, जिसको किसने लिखा है पता नहीं है। तो पेडोक जो है उसमें मिलता है क्या? अरुकमेडू को क्या बोला गया है? पेडोक, जिसे सेंट्रियोकोटस कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। इसी तरह अरिकमेडू को पेडोक कहा गया है, किसमें? पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी बुक में। और किसने लिखा है? तो किसी को पता नहीं है। अनकु किसके कहा जाता था? तो ये पवित्र और जादुई शक्ति जो होती थी उनको क्या बोला जाता था? अनकु, 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 ठीक है। एक वेब सीरीज है, देखिएगा, इसका नाम फ्रॉम, ठीक है, वेब सीरीज है एक, फ्रॉम, डरावना है थोड़ा, फ्रॉम, FROM। उसमें बच्चे जो होते हैं अनकुइया, अनकुइया करके बुलाते हैं, ठीक ना, भूता थोड़ा है। तो अनकु क्या था? पवित्र या जादुई शक्ति को क्या बोलते थे? अनकु, अनकु, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते थे कि ये जो पुराने इनके देवता थे तमिल के, उनको बोला जाता है अभी भी मुर्गन, और इनको बहुत ज़्यादा सम्मान अभी दिया जाता है। मुर्गन को क्या बोला जाता है? सुब्रहण्य, सुब्रहण्य भी मुर्गन को ही बोला जाता है। और ये बोला जाता है कि ये क्या थे? स्कंद स्कंद कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय। और स्कंद कार्तिकेय जो होते हैं शिव और पार्वती जी के पुत्र होते हैं। और कुरुवश जनजाति बोला जाता है, कुरुवश जनजाति की जितनी भी महिलाएं होती हैं वह हमारे मुर्गन की क्या होती है? पत्नियां होती हैं। तो मुर्गन की पत्नी किससे कहा जाता है? याद रखिएगा, ये अब आया था बार बार क्वेश्चन। तो कुरुवश जनजाति की जितनी भी महिलाएं होती है, मुर्गन देवता क्या होती है? पत्नियां होती है। इनको क्या अच्छा लगता था? तो पहाड़ों पर खेलना, ठीक ना, पहाड़ों और वनों में खेलना मुर्गन को। तो ये था हमारा जो संगम राजवंश, पार्ट 1 कल हो गया था, आज पार्ट 2 बिल्कुल संगम राजवंश हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन अभी याद रखिएगा, चोल, चेर, पांडव के बारे में इतना नहीं पढ़े हैं, अभी ऊपर ऊपर से आप लोग देखेंगे। अब आगे जो हो जाएगा उसमें अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा चोल, चेर और पांडव के बारे में। इसमें थोड़ा सा ऊपर से डिटेल दिया गया है और संगम काल में बताया गया है। जैसे पेंट होता है ना, तो ऊपर से वो प्रीमियर की क्या होता है? मारा जाता है, तब नीचे से मारा जाता है। महिलाएं, लड़कियाँ प्रीमियर फाउंडेशन कौन कौन मरती है, बिल्कुल उसी तरह ऐसा ही होता है इसमें भी, ऊपर से अभी दिया गया है। फिर अंदर जाके हम लोग आगे देखेंगे। तो संगम युग जो होता है यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब आगे कौन सा होगा? संगम युग के बाद हमारा कल रिवीजन, पहले संगम युग कर देंगे, ठीक है। संगम युग पहले कंप्लीट रिवीजन होगा, कल पूछा जाएगा पहले। अब बोंगे को बरियार लाना पहले, फिर हमारा गुप्त साम्राज्य आ जाएगा, गुप्त वंश, ठीक ना। अब आगे गुप्त वंश पढ़ना है आपको, तो गुप्त वंश भी कल आधा पढ़ लेंगे हम लोग। इसमें और 2-3 वन है, याद रख लीजिएगा कि पुलयनन, तो दस्तकार के वर्ग जो रस्सी और पशु चर्म की सहायता से चरपाई और चटाई बनाने का काम करते थे, पुलयन, ठीक ना, याद रखिएगा, पुलयन। तो पुलयन क्या करते थे? ये रस्सी, चमड़ा के रस्सी और चरपाई बनाने का काम करते थे, पुलयन। रस्सी और चरपाई बनाने का काम कौन करते थे? पुलयन, पुलयन। एनियर क्या थे? एनियर शिकारी थे। शिकारी को क्या बोला जाता था संगम काल में? एनियर। शिकारी को क्या बोला जाता था? एनियर, ठीक है। आगे मलवर, तो लूटपाट करने वाली जनजाति थी, मलवर। मलवर किसको बोला जाता था? तो मलवर लूटपाट करने वाली जनजाति, लूटपाट करने वाली जनजाति को क्या बोला जाता था? मलवर। बड़ा मालवा भैया, क्या है मालवा? तो क्या के लिए बाबू?
लूटपाट। तो याद रखिए, तो लूटपाट करने वाली जनजाति क्या कहलाती थी? मलवर। एनियर क्या कहलाता था? शिकारी को एनियर बोला जाता था। पुलैयन क्या था? तो रस्सी और चरपाई चमड़ा से बनाने वाला को पुलैयन कहा जाता था। ये कुछ वर्ड मीनिंग जैसा है। तो चलिए ये सब वर्ड मीनिंग की तरह याद रख लीजिएगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग की तरह याद रखिएगा। सबसे ब्राह्मण ऊपर, बेलार इसके बाद। तो बेलार क्या थे? कृषि किसान करने वाले। वेनियर क्या थे? व्यापार करने वाले। पारण या विडेलियर क्या थे? तो नृत्य करने वाले। विरगल या वीरपुरुष क्या थे? तो इस समाधि पत्थरों पर गाड़ा जाता था। कैडेसियोर क्या थे? तो निम्न वर्ग की महिला होती थी, जो क्या होती थी? किसान होती थी। अनको क्या होता था? तो पवित्र एवं जादू शक्ति को केवल होता था अनको। पुलेयन क्या होता था? तो ये रस्सी और चरपाई बनाने वाला चमड़ा से होता था। एनियर क्या होता था? शिकारी को बोला जाता था एनियर। फिर उसके बाद हम देखते हैं मलवर क्या था? तो मलवर क्या था? मलवर जो था लूटपाट, ज़्यादा मालवा लूटपाट के लिए, ठीक ना, लूटपाट। ये हो गया, ठीक है। तो चलिए हमारा संगम जो काल होता है समाप्त होता है। अब गुप्त साम्राज्य को कल हम आधा पर देखेंगे, आधा 2 पार्ट में गुप्त काल भी होगा हमारा। बायोलॉजी पढ़ ली।